जो बाबरी मस्जिद का ढहन हुआ कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में, क्या कल्याण सिंह जी का सच में कोई रोल था? जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई उस दिन मैं संयोग से उनके साथ मस्तिष्क पर, उनके चेहरे पर मैंने स्टेट ऑफ शॉक देखा। जब बाद में उन्होंने अडवाणी जी और भैरव सिंह शेखावत जी से फोन पे बात की, बड़े नाराज थे उन दोनों से। तो मेरा जो व्यक्तिगत उनसे संपर्क था उसमें मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो चाहते थे कि मस्जिद को इस तरीके से ढाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी पहली बार मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, मेरी तरफ मुड़े, उन्होंने कहा, अनिल जी आपने देखा, ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते हैं सुनते नहीं है। मेरा अनुभव बिल्कुल भिन्न है। मेरा अनुभव ये बताता था कि प्रधानमंत्री जी बात सुनते हैं और मैं खूब बोलता था और मुझसे पूछते भी थे, मैं बताता भी था। तो आप नीतीश कुमार जी से भी एक दो बार मिले हैं, बुक में मेंशन्ड है। तो नीतीश कुमार जी कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो एज अ पर्सनल लेवल, नॉट पॉलिटिकली, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कभी कभी मुझे आजकल लगता है कि सेंटर जो है बिल्कुल बंदूक दागे हुए स्टेट के प्रति। ऑपोजिशन था, डिफरेंस ऑपिनियन था, लेकिन मारपीट नहीं होती थी। आज की तारीख में तो मारपीट हो रही है। मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत ऐसे व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से मिलते हैं राजनीति में। टोटल सेंट्रलाइजेशन से डिसीजन मेकिंग में डिले होने लगता है। कि मायावती जी ने अपने सैंडल भेजने के लिए अपना प्राइवेट जेट भेजा था। जरूरी नहीं कि आप निरंतर देखते रहें कि जा रहा है। मैं उसी से परेशान हो गया क्योंकि मैंने उस अधिकारी से कहा कि तुमने आज ये साबित कर दिया मुख्यमंत्री को कि भाई अधिकारी ये भी कर सकते हैं। वो मोदी जी में भी क्वालिटीज हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो कहना है स्पष्ट कहते हैं, वो कल्याण सिंह जी में थी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल इसीलिए हैं क्योंकि अभी-अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ऐसा व्यक्ति जो बाबरी मस्जिद जब ढाई गई, उस समय वहाँ पे मौजूद था। बड़े ही करीबी से जिसने सारी प्रक्रिया को देखा और कई लोगों ने कहा कि इसके पीछे कल्याण सिंह ज़िम्मेवार थे। परंतु ये कल्याण सिंह के सेक्रेटरी थे एज़ अ आईएएस ऑफिसर। और इनका क्या टेक था कि क्या कल्याण सिंह जी ने सच में बाबरी मस्जिद के ढहाने में अपना रोल दिया था? क्या उनकी मर्ज़ी से हुआ था? एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से लेके आज नरेंद्र मोदी तक सारे प्रधानमंत्रियों से, यहाँ तक कि कई राष्ट्रपतियों से और अनेकों मुख्यमंत्रियों से मिला हो, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसने जाना हो, उनका अनुभव पर्सनल कैसा रहा। यहाँ तक कि एक बार वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिले, जिनको अभी भारत रत्न मिला है। और सबसे बड़े स्कैम्स भारत के, यहाँ तक कि जब कोल स्कैम हुआ, ये कोल सेक्रेटरी बने और कोल सेक्रेटरी बन के कैसे एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन करा गया, जिसमें इनके पास अनिल अंबानी का भी एक बार फ़ोन आया। और कैसे सीबीएसई के जब पेपर लीक होते हैं एज़ अ आईएएस इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इन्होंने क्या प्रिवेंटेबल मेजर्स लिए। हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल स्वरूप, आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, जो हमारे साथ हैं और ये सारी बातें हमारे पास बताने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। सो वॉच द एंटायर शो। थैंक यू। सर, अभी-अभी ना राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कहा गया। परंतु इसके पीछे जो इंसिडेंट था, जो बाबरी मस्जिद का ढहन हुआ, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में आप उनके साथ काफ़ी एसोसिएटेड थे एज़ एन आईएएस ऑफिसर। सर, क्या रोल था? क्या कल्याण सिंह जी का सच में कोई रोल था? मेरे विचार से, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत उनके साथ थोड़ा अनुभव रहा है और मैंने कुछ महीने तक उनके साथ कार्य भी किया, जो मैंने उनको देखा वो चाहते थे कि इस समस्या का सब पक्षों से बात करके समाधान निकाला जाए और वो इस कार्य में लगे भी थे, काफी ज्यादा प्रयासरत थे। जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई उस दिन मैं संयोग से उनके साथ था और मैं अकेला था उस समय। उनके मस्तिष्क पर, उनके चेहरे पर मैंने स्टेट ऑफ शॉक देखा। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे उस दिन। और वो बात जब बाद में उन्होंने अडवाणी जी और भैरव सिंह शेखावत जी से फोन पे बात की तो और स्पष्ट हुई। बड़े नाराज थे वो उन दोनों से। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इतने लोगों को इकट्ठे ना कीजिए। मैं इस समस्या का समाधान निकालने जा रहा था, प्रयासरत था और मैं निकाल भी लेता, लेकिन ये सब करके आपने ठीक नहीं किया, इन सबको इकट्ठा करके। उनको शायद ये आशा नहीं थी कि मस्जिद ऐसे ढा दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात से चिंतित थे कि इतने लोगों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा हो। जो भी करना है थोड़े बहुत लोग इकट्ठा होकर करें। उसका कारण बड़ा सिंपल था। वो इस बात का प्रयास कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति हो, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता था कि अगर ये गिरेगी मस्जिद तो उनकी सरकार चली जाएगी। तो लोग जो ये कहते हैं कि उनका उसमें सहयोग रहा होगा उसको मस्जिद को गिराने में,
पहली बात तो मेरा जो व्यक्तिगत उनसे संपर्क था, उसमें मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो चाहते थे कि मस्जिद को इस तरीके से ढाया जाए। और दूसरा, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि अपनी सरकार गँवाए। और तीसरा, वो बड़े जेनुइनली प्रयासरत थे, समस्त पक्षों से चर्चा कर रहे थे कि कैसे समाधान निकले। आश्चर्य का विषय यह है कि अंततः जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो वही था जो समाधान कल्याण सिंह जी कहते थे होना चाहिए, हुँ। जिसके लिए वो प्रयासरत थे। यानी कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जब चर्चा में अक्सर ये कहते थे कि आप यहाँ तो नमाज़ तो पढ़ते नहीं आप, तो आपके लिए तो मस्जिद है ही नहीं, हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। तो आप हमारी आस्था को ध्यान रखते हुए इसे छोड़ दीजिए आप। हम आपके लिए भव्य मस्जिद बनवाएँगे, जहाँ आप बताएँगे उस जगह पर लैंड लेकर हम बनवाएँगे। अंततः सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट यही है कि वहाँ पे मंदिर बने, यही कल्याण सिंह जी चाहते थे, लेकिन उनका तरीका भिन्न था। वो ये नहीं चाहते थे इसको ढहा जाए, वो चाहते थे कि ये पीसफुली हैंडओवर कर दें, उसके उपरांत यहाँ भव्य मंदिर बने और एक मस्जिद और बने अलग से। तो जो हुआ, वो गलत हुआ, आपका मानना है? उनका भी मानना था गलत हुआ, कल्याण सिंह जी भी कहते थे गलत हुआ। हुँ, मेरा व्यक्तिगत मानना तो था ही ये गलत हुआ, हुँ। बट उसका दैट इज नॉट मटेरियल कि मेरा क्या व्यक्तिगत मानना था। मेरे विचार से कल्याण सिंह जी भी हतप्रभ थे, वो भी परेशान थे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक निर्णय आया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का। और मैं आपकी बुक पढ़ रहा था जिसमें आपने बताया कि आप उनसे एक बार समय लेने गए और आप उनसे मिले। तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देके उनका जो ड्यू बनता था एज़ अ प्रेज़िडेंट, क्योंकि ये सारी बड़ी मूवमेंट जो राम मंदिर की स्टार्ट हुई, कहीं न कहीं लाल कृष्ण आडवाणी उसमें सेंटर में थे। उनके कहने से ही या उनके सेंटर ऑफ पार्ट बनने से ही एजिटेशन वर्ल्ड या कंट्री वाइड बनी। देखिए, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूँ, मैं प्रशासन में था और मेरा काम एडमिनिस्ट्रेशन का था, और मैंने इस विचार से किसी व्यक्ति को नहीं देखा। अडवाणी जी से मेरे एक बार सिर्फ भेंट हुई हुँ, अकेले में, जब मैं उनको निमंत्रण देने गया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैं उस छोटे से भेंट में उनसे प्रभावित हुआ। अब उसकी वजह से मेरी उनकी जानकारी है बहुत, ये कहना उचित नहीं होगा। हुँ, मेरी व्यक्तिगत उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी पुस्तक एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस सिर्फ उन प्रकरणों पर है जहां मेरी किसी मंत्री से या किसी नेता से भेंट हुई है या उनसे कोई संपर्क हुआ। उसके बियॉन्ड वो कैसे थे, क्या थे, उस पे ना तो मैंने पुस्तक में टिप्पणी की है, ना मैं अन्यथा टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि अन्यथा जो भी टिप्पणी की जाएगी, वो जो सुनी-सुनाई बात है या आपने पढ़ा है उस पर है। जबकि मेरी पुस्तक में वो है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या था, और मेरा आडवाणी जी के बारे में व्यक्तिगत अनुभव यही था कि मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था उस मीटिंग में। बट दैट्स अबाउट ऑल। सर आप जब सर्विस में थे, आपको मोदी जी के आस-पास या मोदी जी के साथ मीटिंग्स अटेंड करने का बहुत मौका मिला और कई बार उन्होंने आपको बाय नेम ही एड्रेस्ड यू। सो कैसा अनुभव है सर एक आईएएस ऑफिसर का नियर अराउंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री स्पेशली नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि अ, उनके सामने कोई बोलता नहीं है? मैं थोड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि जब लोग कहते हैं उनके सामने क्यों नहीं कोई नहीं बोलता, क्यों, मैं तो खूब बोलता था उनके सामने, और वो कभी बुरा भी नहीं मानते थे मेरी बात का। और मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, कई ऐसे प्रकरण आए जब मैं उनसे असहमत था, और मैंने अपनी असहमति या अपना विभिन्न भिन्न मत उनके समस्त प्रस्तुत भी किया। और दो प्रकरण ऐसे मुझे स्मरण है। पहला वाला, जब पहली बार मैं उनसे भेंट किया था, तब मेरी मत भिन्नता थी। मुझे याद है कि मैं कोयला सचिव के रूप में पहली बार उनकी बैठक में गया था, और चर्चा के दौरान एक प्रस्तुतिकरण किया गया ऊर्जा सचिव द्वारा, और उसमें उन्होंने 6 या 7 स्लाइड्स दिखाई थी, और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की 6-7 स्लाइड्स में हर में ये लिखा था स्पष्ट रूप से कि जो ऊर्जा क्षेत्र की समस्याएं हैं वो कोयले की वजह से। हुँ, तो जब उनका प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ, हुँ, तो प्रधानमंत्री जी, पहली बार मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, मेरी तरफ मुड़े, उन्होंने कहा, अनिल जी आपने देखा, अधिकतर समस्याएं कोयले की वजह से हैं। हुँ, तो मैंने कहा, साहब मैं आपसे सहमत हूँ, कई समस्याएं ऊर्जा क्षेत्र की कोयले की वजह से हैं, लेकिन शायद ये कहना उचित नहीं होगा कि समस्त समस्याएं ऊर्जा क्षेत्र की हुँ, कोयले की वजह से हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे ये भी कहा था कि आप कोयले की स्थिति सुधार दी तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो मैंने कहा था, मैं आपसे सहमत हूँ कि कोयले की स्थिति से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि ऊर्जा की समस्त समस्याएं कोयले की वजह से हैं। इसे हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा। प्रधानमंत्री जी तुरंत मुझसे सहमत हो गए, बोले हाँ। फिर वो पीयूष गोयल जी से बोले कि आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा ऊर्जा क्षेत्र में।
उससे मुझे लाभ ये हुआ कि पीयूष जी ये समझने लगे कि मैं प्रधानमंत्री के थोड़ा नज़दीक हूँ, तो मैं आगे भी उसका मुझे लाभ हुआ। अंतिम मेरी बैठक जब प्रधानमंत्री जी से हुई, तब भी कुछ ऐसे ही वाक़या था। मेरे मेरे पास एक फ़ोन आया प्रधानमंत्री सचिवालय से। प्रमुख सचिव ने मुझसे कहा कि अनिल, तुम आके ज़रा प्रधानमंत्री जी को स्वास्थ्य बीमा के बारे में समझाओ, हुँ, हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने कहा, साहब मैं तो एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं कई वर्षों से, और शायद या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का कैसे पॉलिसी बनेगी, कैसे क्रियान्वयन होगा। मैंने उनसे कहा कि साहब मेरा लोकस स्टैंडाई क्या है, मैं तो शिक्षा सचिव हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, शाम को एक प्रस्तुतिकरण है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, हम शिक्षा विभाग का भी प्रस्तुतिकरण हुँ, रख देते हैं, हुँ, तो आप उपस्थित होंगे, अगर आपसे पूछते हैं प्रधानमंत्री, आप बता दीजिएगा। हुँ, हुँ, तो शाम को प्रधानमंत्री जी के घर पे बैठक हुई और स्वास्थ्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण किया बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री थोड़े खुश नहीं थे, हुँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सब बदमाशी करती हैं। हुँ, तो वो मेरी तरफ घूमे, उन्होंने कहा, अनिल जी आप रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? तो फिर मैं करीब 15 मिनट बोला। मैंने उनको पूरा स्वास्थ्य बीमा के बारे में हुँ, समझाया हुँ, और वो एकटक सुनते रहे। सामान्य रूप से लोग ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है। मेरा हुँ, अनुभव बिल्कुल भिन्न है। वो हुँ, बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझसे सुना, एक बार ही इंटरफेयर नहीं किया। हुँ, और जब मैंने समाप्त किया अपना प्रस्तुतिकरण, मौखिक ही था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, ठीक कह रहे हैं। और उस दिन, जिसका बाद में नाम दिया गया आयुष्मान भारत या हुँ, पीएमजेएवाई, हुँ, उस दिन वो पैदा हुई वो स्कीम। वो सहमत हुए कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस महत्वपूर्ण है और जो तरीका मैंने बताया वो उचित है। तो आप देखिए, दो ऐसे मैं आपको सीधे प्रकरण बता रहा हूँ जहाँ पे एपरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। हुँ, मेरा मत डिफरेंट था, हुँ, उन्होंने सुना मुझे, पूरा सुन के फिर मुझसे सहमत हुए। एक आध ऐसे प्रकरण थे जिससे वो सहमत नहीं हुए, लेकिन हुँ, मुझे, मेरा अनुभव ये बताता था हुँ। कि प्रधानमंत्री जी बात सुनते हैं, और मैं खूब बोलता था और मुझसे पूछते भी थे, मैं बताता भी था। सर, एक प्राइम मिनिस्टर की एक बड़ी अच्छी इमेज सामने निकल के आ रही है, बट ट्विटर पे आपके नाम से जो हैंडल है, उसमें कई बार आप उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। नहीं, मैं करता हूँ, मैंने हाँ, पुस्तक में भी किया हाँ, है। तो सर आप कह रहे हैं कि कोल इंडिया के मैनेजर्स को या ऑफ़िसर्स को टॉयलेट बनाने का नहीं, काम वो दिया। उन्होंने नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री का काम थोड़ी ना है कि वो हुँ, बताएँ कौन क्या काम करे। हुँ, तो हुँ, किसी अधिकारी ने समझाया होगा। अच्छा, तो जो उसका जो उद्देश्य था, हुँ, यानी कि जो जो अभियान चलाया था माननीय हुँ, प्रधानमंत्री जी ने, स्वच्छता अभियान चलाया था, वो उद्देश्य बहुत अच्छा था। हुँ, अब प्रधानमंत्री तो क्रियान्वयन करते नहीं उसका। हुँ, हुँ, कोई अधिकारी जिसने समझाया होगा कि साहब ऐसा कीजिए, इसमें कोल इंडिया के मैनेजर को बता दीजिए, हुँ, कोई स्कूल में जा जाकर वहाँ टॉयलेट बनवाएँगे वहाँ पे। हुँ, तो उसमें मुझे आपत्ति थी, क्योंकि उद्देश्य ठीक था, लेकिन उसका क्रियान्वयन अगर कोल मैनेजर्स करेंगे, तो कोल का काम कौन करेगा? और ये बात मैंने स्पष्ट रूप से कही, हुँ, उनसे नहीं कही। उनसे इस बारे में मेरी कभी चर्चा नहीं हुई। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जब ये बात आई तो मैंने कहा, तो मुझसे कहा गया कि अरे आपके पास तो इतना, तब तक हमारा कोयला उत्पादन बहुत बढ़ गया था, हुँ, कि हुँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोयला क्या करें, हुँ, इतना कोयला हो गया, आप क्यों चिंता करते हैं? तो मैंने कहा कि साहब ये अभी की बात नहीं है। हुँ, जो कोल मैनेजर है उससे हमने कहा है कि वो प्लान बनाएगा अगले 5 वर्ष का। हुँ, 5 वर्ष बाद ये समस्या पुनः उत्पन्न होगी, हुँ, अगर कोल मैनेजर अपना ना काम करके ये आपके टॉयलेट बनाने में लग जाएँगे। ख़ैर मुझे ओवररूल कर दिया गया और उसका फलस्वरूप आप देखिए, मुझे याद है कि 2019, 20 और 21 में कोल उत्पादन जो है स्टैटिक हो गया। बिल्कुल, हमने खबर सुनी थी कि देयर वाज़ अ न्यूज़ फ्लैशिंग कि अब जो इंडिया के पास कोल है ड्यूरिंग द 2021 और 20 कि भारत के पास अब कोल नहीं बचा है। सिर्फ़ या 1 ही महीने का कोल बचा है। समस्या इसलिए आ गई थी कि जो हम लोगों ने प्लान बनाया था 2015 में, हुँ, क्योंकि देखिए 2014 में क्राइसिस थी जब मैं कोल सेक्रेटरी हुँ, बना। हुँ, 2016 में वो क्राइसिस खत्म हो गई क्योंकि हुँ, उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। हुँ, मेरा उद्देश्य ये था कि ये निरंतर इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके हुँ, लिए कई हुँ, काम करने थे, हुँ, और वो जो काम करने थे उसकी नियोजित ढंग से माइन वाइज़ प्लान बना था। हुँ, उसके लिए माइन मैनेजर्स की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब आपने माइन मैनेजर्स को कहीं और लगा दिया। अब इसके लिए प्रधानमंत्री को दोषारोपित करना मेरे क्या विचार से उचित नहीं है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि वो बताएँ कौन क्या काम करेगा। ये तो किसी अधिकारी ने वहाँ समझाया होगा। उस हिसाब से काम शुरू हुआ, जिसको मैंने रेज़िस्ट किया। मुझे ओवररूल किया गया। इन मैनेजर्स से टॉयलेट्स बनवाए गए और उसका खमियाजा हमने 4 साल बाद भुगता। अच्छी खबर ये है कि उसके उपरांत जो कार्य हुए हैं, जो चेयरमैन कोल इंडिया आए,
श्री अग्रवाल, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और आज की तारीख में कोल प्रोडक्शन फिर से इम्प्रूव कर रहा है। सो आपका, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार जी बड़े सेंटर ऑफ लाइट में हैं, तो आप नीतीश कुमार जी से भी 1-2 बार मिले हैं, बुक में मेंशन्ड है। तो नीतीश कुमार जी कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो एज़ अ पर्सनल लेवल, नॉट पॉलिटिकली, व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस? बिकॉज़ द पब्लिक समझना चाहती है, व्यूअर्स समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, मैं भी थोड़ा सरप्राइज़्ड हूँ, जो मैं इधर अभी मेरा भी व्यक्तिगत मत ये है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। हुँ, क्योंकि मेरी जो समझ हुँ, नीतीश कुमार जी की थी वो भिन्न थी इससे। हुँ, हुँ, मैं उनसे जब भी मिला, बड़े क्लैरिटी थी उनको, हुँ, पर्पस था, वो कुछ करना चाहते थे और बड़े स्पष्ट रूप से कहते थे जो कुछ कहते थे। हुँ। अब जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा अचंभा होता है। तो आप जब उनसे मिले थे, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट लगती थी उन पे? बिल्कुल क्लैरिटी, यू एब्सोल्युटली क्लियर। क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, इंटीग्रिटी थी, पर्पस था। वो चाहते थे कुछ चीजें, वो बड़े स्पष्ट रूप से मुझे बताते थे। हुँ, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी उनसे चर्चा हुई, बड़ी हुँ, विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, बिहार में क्या हो सकता है। और काफी लंबी चर्चा हुई, ऐसे नहीं कि 10 मिनट की मेरी भेंट हो, 1 घंटे से ज्यादा की भेंट हुँ, थी। हुँ। और विस्तार से चर्चा हुई हर बिंदु पर, और मैं बड़ा प्रभावित था उनसे। लेकिन अब जो मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे तभी थोड़ा सरप्राइज्ड, आई एम अ बिट सरप्राइज्ड। क्योंकि आप सारे जॉनरेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कवर कर रहे हैं, तो एज जब आप लेबर मिनिस्ट्री में थे, तो आपके मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी होते थे, जो आजकल अपोजिशन के लीडर हैं या कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो आपका उनके साथ कैसा अनुभव रहा, एंड हाउ इज दिस मल्लिकार्जुन खड़गे जी एज अ पर्सन? बिकॉज अभी एक नेशनल पार्टी के चेयरपर्सन है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से इतने अच्छे पॉलिटिशियन से संपर्क मेरा कम संपर्क हुआ। हम्म। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे कभी लगता नहीं था कि जो मुझसे बोल रहे हैं उसके पीछे इनका कोई और एजेंडा है। अच्छा। बिल्कुल स्पष्ट जो सामने बात करते थे। हम्म। कोई बात वो कहते थे मुझे करने को, अगर मैं उनको हम्म। समझा देता था साहब हम्म। ये उचित नहीं है, तो दोबारा नहीं कहते थे मुझसे करने को। अच्छा। मतलब ऐसा ही इज ए रिमार्केबल पॉलिटिशियन। हम्म। देखिए, मेरा ये सुखद अनुभव रहा है अपने पूरे करियर हम्म। में कि कई बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस से मैं हम्म। संपर्क में आया। हम्म। कल्याण सिंह जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, ऑस्कर फर्नांडिस जी थे, और ये सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हम्म। थे। हम्म। अरुण जेटली जी थे, हम्म। मैं बहुत प्रभावित था। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी कैटेगरी के थे। वेरी सिंपल मैन, वेरी सिंपल मैन। हम्म। और ऐसा नहीं कि वो मुझसे नहीं कहते थे काम, हम्म। लेकिन अगर उनको आप बता दीजिए कि साहब ये नियम के विरुद्ध है, ये नहीं हो सकता, दोबारा नहीं कहते थे उसको। कभी नहीं उन्होंने मुझे प्रेशर डाला। हम्म। और व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे स्वभाव के थे। मुझे तो उनके पकौड़े और जो सुबह खिलाते थे चाय के साथ, कभी भूल ही नहीं सकता। मुझे याद है कि वो अपोजिशन के वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हम्म। तो मैं कुल सचिव बना, तो उस समय एनडीए सरकार का बहुमत नहीं था हम्म। राज्यसभा में। हम्म। और तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि अपोजिशन वालों को भी समझाएं हम्म। कि ये देश के हित में है। तो उसमें अरुण जेटली जी बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। हम्म। कई उन्होंने मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। इसमें एक प्रकरण ये था कि अगर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले वेल में आ जाएं तो वो हम्म। चर्चा ही नहीं होती थी, वो आगे नहीं बिल बढ़ेगा। हम्म। हम्म। तो मैंने सोचा मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भेंट करूं। मैंने अपने मंत्री से अनुमति मांगी, उन्होंने हम्म। कहा ठीक है। पीयूष गोयल जी ने कहा ठीक है। मैं गया उनसे मिलने। सुबह मिलने गया, उन्होंने वही मुझे पकौड़ा चाय खिलाई अच्छी। और फिर मैंने उनसे कहा कि साहब वैसे तो आपका ये राजनीतिक प्रकरण है, आप इसका ऑपोजिशन तो करेंगे बिल का, हम्म। मेरा अनुरोध है कि आप वेल में मत आइएगा आप लोग। हम्म। क्यों वेल में आएंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी, और बिल पे चर्चा नहीं होगी तो वोटिंग नहीं होगी, बिल पास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, अपनी मजबूरी बताई, देखिए देखिए मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता और नहीं बता सकता, बट मैं प्रयास करूंगा। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा। और जब बिल आया कंसिडरेशन पे, तो कांग्रेस पार्टी का कोई एमपी वेल में नहीं गया। मालूम नहीं उन्होंने क्या किया, और वो बिल पास हुआ। हम्म। तो उनके साथ एक डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप थी। वो सही बात को मानते थे। और मेरे विचार से हमें गर्व होना चाहिए ऐसे नेताओं को। अरुण जेटली जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, कल्याण सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, ये सबका हमें गर्व होना चाहिए, ऐसे नेता इस देश में रहे हैं। सर, एक टाइम पे वर्ल्ड के 6th सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे। उनका फिर एक कंट्रोवर्सी में नाम पड़ा, राफेल डील की में, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी जी। तो क्या आपका भी उनसे कोई बिकॉज़ अनुभव रहा? बिकॉज़ मेरे से वो एक बार मिलने आए थे। अनिल अंबानी जी, अनिल अंबानी जी आए थे, आप मैं उस टाइम पे किस पोस्ट पे थे? कोल सेक्रेटरी था मैं। यू आर द कोल I was सेक्रेटरी। कोल सेक्रेटरी। मुझसे मिलने आए थे। उनका कोई प्रकरण था, तो उन्होंने आए कहने के लिए। तो मैंने कहा देखिए,
हमारे यहाँ हम फाइल का हमारा समय निर्धारित है, आप हाँ, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, उस समय के अंदर निर्णय हो जाएगा। अब क्या होगा मैं नहीं बता सकता, अच्छा। क्योंकि बिल्कुल नियम के आधार होगा हुँ, निर्णय। हुँ, फिर जब कोल ब्लॉक ऑक्शन हो गए तो उनका फ़ोन भी आया था मेरे पास, हुँ, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने कोल ब्लॉक ऑक्शन बहुत अच्छा कराया। हुँ, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उनमें से उनका भी फ़ोन था। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा बस उतना ही संपर्क उनसे रहा। अच्छा। सर, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आजकल रूलिंग है और काफ़ी सारे क्रेडिट जाते हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से द बेस्ट मिनिस्टर्स ऑफ द करंट मोदी गवर्नमेंट? देखिए, करंट गवर्नमेंट को मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा, मैंने इस गवर्नमेंट के साथ काम नहीं किया। हुँ, हुँ। मैंने एनडीए 1 के साथ किया हाँ, था काम, उसमें मैं बता सकता हूँ कि उसमें बताइए सर? उसमें जैसे अरुण जेटली जी थे, हुँ, मैं तो उनसे इतना अधिक प्रभावित था। हुँ, वो कंसेंसस बिल्डर थे हुँ, और बहुत सारा क्रेडिट कोल ब्लॉक ऑक्शन का मुझे जाता है, हुँ। लेकिन मैं समझता हूँ अधिकतर क्रेडिट उनको जाना चाहिए। अच्छा। वो मेरे मंत्री नहीं थे, हुँ, हुँ, लेकिन उनको ये भूमिका दी गई थी हुँ, कि वो ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर से बात करें, चर्चा करें और उन्होंने क्या चर्चा की लोग एक आध में तो मैं भी उपस्थित था। हुँ, जब नवीन पटनायक जी से उन्होंने बात हुँ, की हुँ, अपने घर पे, मुझे भी बुलाया उन्होंने हुँ, और चर्चा के दौरान जैसे वो समझाते थे और वो झगड़ते नहीं थे। जैसे कभी-कभी मुझे आजकल लगता है कि सेंटर जो है बिल्कुल बंदूक दागे हुँ, हुए है स्टेट हुँ, के हुँ, प्रति, हुँ, वो उस समय नहीं था। हुँ, ऑपोजिशन था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन मारपीट नहीं होती थी। आज की तारीख में तो मारपीट हो रही है। वो यहाँ से ठोक रहा है, कोई वहाँ से ठोक रहा है और तभी प्रकरणों का समाधान, समस्याओं का समाधान नहीं होता। हुँ, अरुण जेटली जी इसमें माहिर थे, हुँ, समाधान करने में, हुँ, चर्चा करने में, समझाने में और वो समझाते थे मुख्यमंत्री को कि जो वो कह रहे हैं उसमें उस प्रदेश का क्या लाभ होगा और कन्विंस कर लेते थे। तो मेरे हिसाब से एनडीए गवर्नमेंट में अगर कोई एनडीए 1 में जब मैं रहा हूँ, अगर वहाँ किसी को मैं देखता हूँ तो अरुण जेटली जी को। उसके बाद फिर मैं सुषमा स्वराज जी से तो मेरा बहुत कम संपर्क रहा, एक ही बैठक में लिया, हुँ, उनसे भी मैं प्रभावित रहा। उनका एक्सप्रेशन इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और बिल्कुल स्पष्ट कहती थी। देखिए, स्पष्ट अगर बात किसी भी सिविल सर्वेंट को मालूम कर ले, तो उसको भी आसान होता है उसके क्रियान्वयन में। उसको पता नहीं लाग लपेटा है तो समझ में नहीं आता। इसी तरह प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके साथ वो तो मेरे मंत्री थे। हुँ, हुँ, कभी मैंने उनको नाराज़ देखा ही नहीं हुँ, और बहुत सहज ढंग से अपनी बात पहुँचाते थे। उनके साथ भी कई ऐसे प्रकरण आए जहाँ मेरा डिफरेंस ओपिनियन था और पूरा सुनते थे मुझे और कई मौकों पर उन्होंने मुझसे सहमति जाहिर की। एक प्रकरण है जब सीबीएसई में पेपर लीक हो गया था, हाँ। तो उस समय मैं सचिव था। जब सीबीएसई के पेपर लीक हुए, जी, तो आप उस टाइम पे यू वर द मैं मैं एजुकेशन मैं सेक्रेटरी। एजुकेशन तो सर ये बार-बार और इतने बड़े इंस्टीट्यूट के पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? इंस्टीट्यूट नहीं है, सीबीएसई एक संस्था है जी। और जो पेपर बनाती है और हम चाहे यहाँ या कहीं भी पेपर लीक होना नहीं चाहिए, बल्कि होता है। हुँ, उसको धीरे-धीरे आदमी इम्प्रूव करता है। हम लोगों ने भी इम्प्रूव किया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब पेपर लीक हुआ था, तो इतना बवाल हो गया था कि वो हुँ, चाहते थे कि चेयरमैन सीबीएसई को हटा दिया जाए। मैं जब मुझे याद है कि मैं उस दिन देहरादून था अपने मेरे पिताजी ठीक नहीं थे, तबीयत खराब थी, हुँ, तो उनको लेकर मैं दिल्ली आया, फिर अगले दिन जब मैं मिला उनसे, हुँ, मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा, "भाई चेयरमैन सीबीएसई को हटाना पड़ेगा।" और उन्होंने अपने मन बना लिया था। हुँ, मैंने कहा, "साहब, आप सहमत हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है?" हुँ, बोले, "हाँ, लेकिन वो सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी, उनको हटा दें।" हुँ, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा, "साहब, बहुत डिमोरलाइज़ेशन होगा सीबीएसई में हुँ, और अभी तो मीडिया उनके पीछे पड़ी है, हुँ। वो बफर हैं आपके और मीडिया के बीच में, वो हट जाएँगे तो मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा पूरा।" अच्छा। तो वो उस बात से सहमत हुए अच्छा। और सहमत होकर फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को पूरा समझाया कि पेपर लीक कैसे हुआ, हुँ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा और सब सलट गया मामला। हुँ, तो असहमति होते हुए भी आरंभिक असहमति, हुँ, वो मुझसे सहमत हुए और समस्या का समाधान निकला। इस तरह के कई प्रकरण थे, वो बड़े रिसेप्टिव हुँ। मिस्टर जावड़ेकर बहुत ही रिसेप्टिव। प्रकाश जावड़ेकर जी का एक काफ़ी कंट्रोवर्सी में तब नाम आया था जब कोविड में हर व्यक्ति दिल्ली से, पूर्वांचल से, बिहार की तरफ जा रहे थे और एक उनका फ़ोटो वायरल होता है जिसमें वो बैठ के घर में रामायण देख रहे होते हैं। तो उनका एक क्रिटिसिज़्म हुआ था कि मंत्री अगर घर बैठ के रामायण देख रहे हैं, तो इन लोगों को जो ये परेशानी हो रही है, ये उनसे कौन दूर करेगा? देखिए, मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा, ये सब पढ़ी, सुनी, कही बातें हैं। हुँ। मैंने अपनी पुस्तक में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जो मैंने कहीं सुनी हो, अच्छा। कहीं पढ़ी हो। जिसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हुँ, उस पर ना मैंने पुस्तक में लिखा है हुँ। और ना ही सामान्य रूप से मैं टिप्पणी करता हूँ। तो सर। अगर ऐसा हुआ, तो कोई कारण रहा होगा, मैंने चूँकि उसको देखा ही नहीं तो मैं कैसे बता दूँ उसके हुँ, बारे में। हुँ, हुँ। मेरी टिप्पणी सिर्फ़ उन प्रकरणों पर है, जहाँ पे मैंने व्यक्तिगत रूप से उस बात का अनुभव किया सर है। आपने एक बार कहा कि अभी कि
कैसे आपकी एडवाइस से सीबीएसई चेयरमैन को नहीं हटाया गया, बिकॉज़ अगर उनको हटा देंगे तो सारा ध्यान मंत्री पे आ जाएगा और उनको ब्लेम सहना पड़ेगा। तो सर क्या यही रीज़न है कि बार-बार जो मोदी गवर्नमेंट इनके जितने भी मंत्रियों पे इल्ज़ाम लगता है, उनको काफ़ी समय तक बचा के रखती है, उनको सस्पेंड नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती? जैसे बृजभूषण शरण सिंह पे इतने एलिगेशंस लगे या बाकी मंत्रियों पे। सो देखिए, इज़ फिर आप उस प्रकरण पे मेरी राय माँग रहे हैं, जिसमें मैं डायरेक्टली उसमें संबंधित नहीं था। हुँ, उसमें मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हुँ, लेकिन आधिकारिक रूप से मैं कोई राय इसलिए नहीं दे सकता कि अगर मैं शायद वहाँ सचिव होता या कुछ ऑफिस बेरर होता, तो मैं टिप्पणी करता इसमें। हुँ, हुँ, अब मैंने भी जो सुना, कहा, पढ़ा, उसके आधार पे मैं टिप्पणी करूँगा, ज़्यादातर लोग करते हैं। हुँ, ये हुँ, काम मेरा ख्याल हुँ, पत्रकारों का है। मैं तो अपने अनुभव के आधार पे टिप्पणी करता हूँ। हुँ, मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है कि हुँ, जो जो हुआ बृजभूषण शरण सिंह के केस में, वो नहीं होना चाहिए था। हुँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन आधिकारिक तौर पे मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता, मेरा अनुभव तो है नहीं। हुँ, ये मैंने जो भी ओपिनियन बन रहा है, वो मैंने इधर देखा, उधर पढ़ा, इससे बात की, उससे है। मेरी पुस्तक इस पे नहीं है। मेरी पुस्तक इस पे है कि मैंने क्या अनुभव किया, मैं बार-बार इस चीज़ को आई कहता हूँ। अंडरस्टैंड। हुँ। सर आपने कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ आपने अपना जो टेन्योर था पूरा करा आईएएस का, है ना? तो आपके हिसाब से योर पर्सनल ओपिनियन में आपका बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आपको कौन-सा लगता देखिए, अगेन कंपैरिज़न्स आर ओडियस एज़ दे से ना, और मैंने प्रधानमंत्रियों के साथ किसी के साथ काम नहीं किया। बट देन यू मेट इंदिरा गांधी, आई देन यू मेट सो मीटिंग से आप छोटा-सा असेसमेंट कर हुँ, सकते हैं। मैंने अपना अनुभव जो एक बार में मिला इंदिरा गांधी हुँ, से, कर दिया। मैंने राजीव गांधी जी से भी एक बार मिला, वो कर दिया। हुँ, मनमोहन सिंह जी से एक बार मिला, वो कर दिया। लेकिन एक बार बैठक से मैं कंपेयर करने लग जाऊँ कि वो कैसे थे और ये कैसे थे, हुँ, इसमें बेहतर कौन है? ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मेरे अनुभव में मैंने क्या पॉज़िटिव्स पाए एक में, क्या नेगेटिव्स पाए हुँ, दोनों में, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर हैं, ये बेहतर हैं, मैं इस कंपैरिज़न में विश्वास नहीं करता। मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत ऐसे व्यक्तित्व बड़ी हुँ, मुश्किल से मिलते हैं राजनीति में। तभी बिल्कुल। मैं उनसे कहता हूँ कि वो नेता तो थे ही नहीं। हुँ, वो एक एक्सपर्ट थे, हुँ, एक्सीलेंट इंडिविजुअल। मैंने उनके साथ दिन पूरा बिताया हुँ, गाड़ी हुँ, में हुँ, भ्रमण करते हुए। इतने शार्प, इतने क्लियर, हुँ, बट शायद वो इतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे और वो इतने बड़े लीडर भी नहीं थे। वो पॉलिटिक्स में तो उनको ज़बरदस्ती आ गए भाई, वो पॉलिटिशियन तो थे नहीं। तभी उस गवर्नमेंट में उनको समस्या होती थी अपने कैबिनेट मिनिस्टर से संपर्क करने में, चर्चा करने में। ये बात मोदी जी में नहीं है। मोदी जी बड़े क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं, वेरी इफेक्टिव, उनको पता है क्या कहना है, कब कहना है। बट ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। जैसे मैंने पहले अनुभव में देखा कि पीएमओ का कोई हार्डली एनी भूमिका, कोई रोल नहीं था। हुँ, हुँ, अब मैं देखता हूँ पीएमओ को सब भूमिका, हर चीज़ वहाँ चली जाती है, हर रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो 2 एक्सट्रीम्स हैं। अब ये कहना ये सही है या ये सही है, उचित नहीं है। मेरे विचार से इसके मिडल में कुछ होना चाहिए। ना तो इतना सेंट्रलाइज़ेशन होना चाहिए, ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर मंत्री जो चाह रहा है कर रहा है। और जो स्कैम्स हुए यूपीए 2 में, वो शायद इसी वजह से हुए कि किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं था, हर मंत्री अपने हिसाब से अपनी डबली बजा रहा था। अब ये है कि हर चीज़ तो सेंट्रलाइज़ेशन का नुकसान है और टोटल डिसेंट्रलाइज़ेशन का भी नुकसान है, समव्हेयर इन बिटवीन। दिग्विजय सिंह का सर एक कोटेशन है मनमोहन सिंह जी के बारे में, बिकॉज़ यू सेड दैट मनमोहन सिंह जी वाज़ नॉट अ ग्रेट पॉलिटिशियन, हुँ। बट दिग्विजय सिंह का एक कोटेशन है मनमोहन सिंह जी के बारे में, ही इज़ अ ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट एंड अ अंडररेटेड पॉलिटिशियन। ये हर व्यक्ति का अपना मत होता है, ये उनका मत है, मैं उसमें क्या टिप्पणी बट करूँ? देन आपने कहा कि पहले जो है पीएमओ की इतनी भूमिका नहीं होती थी और अब जो हर इन्वॉल्वमेंट पीएमओ से होती है। तो क्या मोदी रेजिम में और मनमोहन सिंह रेजिम में अगर आपको बताना हो तो व्हिच वाज़ लाइक द वे ऑफ फंक्शनिंग दोनों में क्या सिर्फ़ यही नो, फ़र्क टोटल डिफरेंस था। जैसे? मतलब अब पू टोटल नियंत्रण है हुँ, और पिछली गवर्नमेंट में टोटल अनियंत्रित था। ये 2 अच्छा, एक्सट्रीम्स हैं। मैं अच्छा, तभी बार कहता हूँ कि इसका कोई मिडल पाथ कहीं ढूँढना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि टोटल सेंट्रलाइज़ेशन से डिसीजन मेकिंग में डिले होने लगता है हुँ, हुँ, और उसका कई एविडेंस है क्लियर। हुँ, मैं तो जब था, मैं भी महसूस करता हुँ, था कि हर चीज़ रेफर करेंगे पीएमओ में, तो वहाँ पे इतना ना किसी के पास समय है, ना इंटेलिजेंस हो सकती है कि जल्दी निर्णय ले ले, विलंब होता है। दूसरा इनिशिएटिव खत्म होता है। हुँ, जो व्यक्ति अपना कर सकता है वो रेफर करता है वहाँ पर। ये सीबीएसई वाले प्रकरण में ही हुँ, पेपर लीक में हुँ, ये कहा गया कि आप पीएमओ से बात कर लीजिए, फिर हम लोग गए पीएमओ से बात हुँ, करने। भई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सीबीएसई में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? इस जो स्टूडेंट्स की संख्या होगी, उसका 1% भी सीबीएसई में नहीं पढ़ता। हुँ, अब उसके लिए आप पीएमओ जा रहे हैं चर्चा करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हुँ, मुझे अजीब-सा लगता था। हुँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई कि हुँ, आप कुछ काम कीजिए, पीएमओ से पहले क्लीयरेंस लीजिए, पीएमओ से बात कीजिए। ये मैं समझता हूँ प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत उचित नहीं है। हुँ, कंट्रोल होना चाहिए, बट टोटल सेंट्रलाइज़ेशन होना जिस तरीके का मैंने महसूस किया वो उचित नहीं है। जहाँ एक ओर मोदी जी स्वयं बड़े इफ़ेक्टिव, हुँ। बड़े कम्युनिकेटिव, पर्पसफुल थे, वहीं ये टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इन पीएमओ, इट वाज़ इम्पैक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन।
सर टोटल आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं। सो मोदी रेजिम में जो इन्हीं के चीफ मिनिस्टर से 3-3 बार के चीफ मिनिस्टर्स थे, उनको अभी इलेक्शंस की विन के बाद उनको रिपीट नहीं करा गया। सो डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग? भाई देखिए ऐसा ना कि ये मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ। हुँ। सो मैं कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि उन्होंने पॉलिटिकली सही किया, गलत किया। मैं ये कर सकता हूँ फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू हुँ। व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। बट ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहेगा कि उन्होंने क्यों पिछले मुख्यमंत्री हटाए, क्यों रख दिए। मेरा एक राय हो सकती है पॉलिटिकल, बट आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट टू एक्सप्लेन दैट फिनोमेनन। आपने इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया, सो मेनी ऑफ देम मैंने पढ़ा। सो अकॉर्डिंग टू यू, योर बेस्ट एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट चीफ मिनिस्टर यू वर्क्ड विद? No, on this point, I have no doubt that Kalyan Singh was head and shoulders above others. अच्छा। मतलब कल्याण सिंह बिल्कुल मैन अपार्ट जिन्हें मैं कहता हूँ। हुँ, जब पहले टेन्योर में वो चीफ मिनिस्टर बने वर्ष 1991 में, तब मैं उनका सूचना निदेशक था, डायरेक्टर हुँ, इंफॉर्मेशन एंड हुँ, पब्लिक रिलेशंस। हुँ। तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसे भी नेता हो सकता है क्या। अच्छा। उनकी ऑनेस्टी, उनका पर्पस, उनका डिक्शन, उनका आर्टिकुलेशन, उनका कम्युनिकेशन, अमेजिंग। और मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करने में। धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझा, मैंने उनको समझा, और फिर एक अच्छी इक्वेशन बनी। और इक्वेशन ऐसी बन गई कि मैं उनसे, मेरी आदतन मुझे कोई चीज ठीक नहीं लगती तो मैं कह देता था उनसे। अच्छा तो सर, उन्होंने, तो चीफ मिनिस्टर को अपने आईएएस ऑफिसर्स के साथ भी एक इक्वेशन बनानी होती है क्या? आईएएस ऑफिसर या चीफ मिनिस्टर छोड़ दिए, किसी के साथ काम करने में इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। हुँ, बिना इक्वेशन के तो कोई काम नहीं कर सकता। कोई टीम होती है ना। हुँ। तो अगर आप टीम वर्क है तो आपको इक्वेशन सबके साथ बनानी हुँ, पड़ेगी। हुँ। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो। अगर आप किसी भी, आपकी टीम है यहाँ पर, तो आपको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। आप ये तो दूर रहकर तो काम नहीं कर सकते। आपको उनके सहयोग से, उनके साथ लेकर काम करना है। और ऐसी इक्वेशन जरूरी है, क्योंकि देखिए, कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी नीतियां हो सकती हैं, उसके आइडियाज हो सकते हैं। हुँ, इम्प्लीमेंटेशन तो अधिकारी करेगा हुँ, ना। हुँ, तो आपको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। हुँ, हुँ। अधिकारी को समझाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको फीडबैक देना पड़ेगा। ये इक्वेशन का पार्ट है। और जहां ये ऐसा होता है, हुँ, वहां प्रशासन को लाभ मिलता है, लोगों को लाभ मिलता है। जहां वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ आदेश आ रहा है और दूसरों का अनुपालन करना है, वहां इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर आप सबको साथ लेकर चलेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अच्छा होगा। वो मैंने देखा, कल्याण सिंह जी अक्सर कहते थे कि भाई, हम तो लोग तो जैसे घुड़सवार हैं वैसे हैं। घोड़ा तो उधर ही जाएगा जैसा घुड़सवार होगा। अगर घुड़सवार अच्छा हो तो घोड़ा अच्छा चलेगा। तो कंपेयर करते थे घोड़ों घुड़ ब्यूरोक्रेसी को, कि घुड़सवार पे निर्भर करता है कि घोड़ा किधर जा रहा है। घोड़ा तो तो अपनी जगह पर। ब्यूरोक्रेसी घोड़ा है हाँ, वो और कहते थे, घुड़सवार चीफ मिनिस्टर। वो कहते थे भाई, अगर घुड़सवार खराब हो तो घोड़ा कैसे ठीक काम कर देगा। तो उनकी एक रिलेशनशिप थी। पहले 2 वर्ष जो वो चीफ मिनिस्टर थे, जब वो 1991 में बने, 1.5 वर्ष चीफ मिनिस्टर रहे वो, तो उनका टेन्योर गोल्डन पीरियड माना जाता है यूपी का। अच्छा। और उन्होंने काम भी बहुत बढ़िया किया। तभी तो वो थोड़ा हताश थे, नाराज थे जब बाबरी मस्जिद गिरी, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में ले जा रहे थे प्रदेश को। और मेरे विचार से अगर वो 5 साल रह जाते तो परिवर्तित कर देते उत्तर प्रदेश को। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द टाइम्स, मुलायम सिंह यादव जी या मायावती जी? देखिए, मायावती जी के साथ मुझे तो बड़ी परेशानी हुई थी जब मैं हुँ, विशेष सचिव था। हुँ, क्योंकि मैंने लिखा भी अपनी पुस्तक में, जो मैं देखता था वो मुझसे हजम नहीं होता था मुझे। हुँ, तो मैं उनके सचिवालय में था, तो मैंने थोड़ा नज़दीक से देखा। हुँ, मुलायम सिंह जी के मैं सचिवालय में कभी नहीं था, हुँ, लेकिन उनसे मेरा चर्चा होती रहती हुँ, थी, मुलाकात होती हुँ, थी। हुँ, तो उनको मैंने शायद उतना नज़दीक से नहीं देखा, हुँ, जितना मैंने मायावती जी को देखा, हुँ, जितना हुँ, मैंने कल्याण सिंह जी को देखा। मुलायम सिंह जी से मीटिंग में बात होती थी, या कभी वन टू वन मुझे बुला के चर्चा करते थे, तो बात होती थी। मैं मज़ाक में कहता था, मुझे ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जैसे वो बोलते थे तेज़ी से, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं। तो मैं अच्छा। उनके पीएस से कभी-कभी पूछ लेता था, बताओ यार क्या कहा इन्होंने? क्योंकि मैं थोड़ा अंदाज़ लगा लेता था क्या कह रहे हैं। थोड़ा ज़ोर-ज़ोर के मतलब तेज़ी से बोलते थे, तो मुझे समझने में थोड़ी समस्या आती थी। बट वो दिल के बहुत बड़े आदमी थे। हुँ, मैंने कई प्रकरण ऐसे देखे कि वो किसी से नाराज़ हो जाते थे, तो बाद में फिर उसको क्षमा भी कर देते थे। अच्छा। मतलब बड़े दिल के आदमी थे। बट उनसे मेरा कोई डायरेक्ट एज़ सच मैंने उनके सचिवालय में काम नहीं किया। मुझे मानते थे वो, लेकिन मैंने उनके सचिवालय में कभी काम सर नहीं किया। विकीलीक्स में एक बार कहा गया था कि मायावती जी ने अपने सैंडल भेजने के लिए अपना प्राइवेट जेट भेजा था। तो क्या मुझे बड़ा पता ही नहीं। नहीं, आपको नहीं मालूम होगा, बट द फंक्शनिंग ऑफ मायावती जी एज़ अ चीफ मिनिस्टर कैसा था? डिफ़िकल्ट था, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था। कैसे डिफ़िकल्ट कैसे सर? मैं देखता था कि निर्णयों में सही और गलत की जो इवैल्यूएशन होता था, वो बहुत ठीक नहीं होता था। हुँ, कई प्रकरणों में मुझे याद है कि वो मुझसे जब बात करती थी, तो मैं कहता था ये नियम के विरुद्ध है, ये शायद नहीं हो सकता। हुँ, हुँ,
और कोई अधिकारी आके कह देता था नहीं मैडम ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो कर देती थी वो। तो वो थोड़ा-सा मुझे कभी-कभी लगता था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मैंने कई दृष्टांत ऐसे भी देखे, एक मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि मैं एक दिन उनके विशेष सचिव के रूप में उनके घर पे था मैं। हम लोग की ड्यूटी लगती थी, हाँ, डे हाँ। अफ़सर पे। हुँ। तो एक अधिकारी जो मुझसे 1 वर्ष जूनियर था, हुँ। वो कहीं डीएम था, हाँ, हाँ। तो एक ब्रीफ़केस लेकर आया वहाँ पर, ब्रीफ़केस। ब्रीफ़केस लेकर आया अच्छा, और अंदर गया। जब लौट के आया तो ब्रीफ़केस उसके हाथ में नहीं था। अच्छा। तो मैंने उससे कहा, "यार तुम्हारा ब्रीफ़केस कहाँ गया?" हाँ, तो उसने कहा, "बॉस मैं कुछ फाइलें लेकर आया था।" अच्छा, तो मैंने उससे कहा, "भाई डीएम तो ब्रीफ़केस लेकर आता नहीं है फाइलें अच्छा। फाइलें आता नहीं है चीफ़ मिनिस्टर, तुम क्या ले आए?" तो उसके चेहरे के जो भाव थे उससे मैं समझ गया कि क्या हुआ। अच्छा। और मुझे बड़ा दुःख हुआ कि और मैंने उससे कहा भी इस बात को कि जो भी तुमने किया वो उचित नहीं किया। तो ये सब प्रकरणों से मैं बड़ा परेशान हो रहा था वहाँ पर। हुँ, और मैं हुँ, अक्सर अपने बॉस से कहता था, पुनिया जी थे हमारे हुँ, हुँ, प्रमुख सचिव, कि साहब हुँ। मुझे छुट्टी जाने दीजिए, मेरा किसी दिन यहाँ किसी से झगड़ा हो जाएगा, ये जो मैं देखता हूँ ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो आपने जब से ये बात अपनी बुक में मेंशन की है कि जी। मायावती जी के आप कह रहे हैं सचिवालय में या उनके रेज़िडेंस में डीएम्स डी सूटके नहीं, डीएम्स कहना मेरे लिए अच्छा, ठीक नहीं। एक डीएम को आपने मैं देखा। देखिए ऐसा ना, इसको आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। हुँ, मैंने जो लिखा है वो उस प्रकरण के बारे में लिखा है। बाकी डीएम क्या करते हैं तो मुझे पता नहीं अच्छा, है। नहीं, सो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, आपने देखा कि आपका एक जूनियर डीएम चीफ़ मिनिस्टर मायावती जी के पास एक ब्लैक कलर का ब्रीफ़केस लेके जा रहे थे। मैंने कलर नहीं लिखा, ब्रीफ़केस लेकर गया। ब्रीफ़केस हाँ, लिखा था। तो वाज़ दैट अ कॉमन प्रैक्टिस? आई डोंट नो। मैंने एक प्रकरण में देखा, मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया। मुझे उसी से बड़ा दुःख हुआ। हुँ, अगर थी तो मुझे पता नहीं। मैं देखिए ऐसा है, कई बार एक प्रकरण भी आपको परेशान कर सकता है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप निरंतर देखते रहें कि जा रहा है, आ रहा है ब्रीफ़केस। मैं उसी से परेशान हो गया क्योंकि मैंने उस अधिकारी से कहा हुँ, कि तुमने आज ये साबित कर दिया मुख्यमंत्री को कि भाई अधिकारी ये भी कर सकते हैं। अच्छा। भई ये खाली तुमने नहीं किया जो भी किया। उनको ऐसा आभास हो गया होगा कि हम किसी से भी कह सकते हैं ये। वो उचित नहीं है। देखिए मैं व्यवस्था में ज़्यादा विश्वास करता था, हुँ। इंडिविजुअल्स तो इम्मैटेरियल हैं। आपने जब से ये एपिसोड अपनी बुक में मेंशन किया है, क्या आपको उस रेजिम के या अपोज़िशन पार्टी से या जिनके बारे में आपने मेंशन किया है, क्या उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आई कि क्या आप अपने एक्सट्रैक्ट्स हटा लीजिए या किसी गलत जो लिखा है, किसी ने नहीं, कोई किसी ऑफेंड नहीं हुआ आपसे? हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, किसी ने कहा नहीं मुझसे। सर बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, बट प्रेज़िडेंट्स को लोग अक्सर भूल जाते हैं। पर आपने अपनी बुक में कई सारे प्रेज़िडेंट्स को मेंशन किया है। तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग अ प्रेज़िडेंट, व्हिच वाज़ द बेस्ट प्रेज़िडेंट यू मेट? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता बेस्ट प्रेज़िडेंट हुँ, कौन हुँ, था, हुँ। लेकिन मेरा अनुभव बता सकता हूँ, मेरा सबसे अच्छा अनुभव हाँ, किसके साथ हाँ, रहा, हाँ। वो कोविंद जी के साथ रहा। रामनाथ कोविंद जी के जी, साथ। क्योंकि कुछ ऐसा था कि मैं सचिव शिक्षा था, तो उनसे हम समय लेने गए थे, जो हम लोग का एक एनुअल फंक्शन होता है उसके हुँ, लिए। तो ऐसी चर्चा में एक बात आई, हुँ, मैंने उनको बताया एक शिक्षक के बारे में, हुँ, तो बड़े प्रभावित हुए। हुँ, फिर मैंने उनसे पूछा आप मिलेंगे? तो उन्होंने समय भी दे दिया। हुँ, फिर जब ये अवार्ड फंक्शन हुआ तो उससे वो मिले, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई और वो सडनली एक बहुत हुँ, उसको इम्पोर्टेंस मिल गई उस टीचर को, जिसने हुँ, बड़ा बढ़िया काम किया हुँ, था, हुँ, कि मेरा अगेन उस टीचर के साथ भी व्यक्तिगत अनुभव था। हुँ, तो मैंने देखा कोविंद जी में, जैसे मैं ज्ञानी ज़ैल सिंह से जब मिला था, तो उस समय वो होम मिनिस्टर थे, हुँ, उस समय प्रेज़िडेंट नहीं थे। या नारायणन साहब से जब मैं मिला, तो बड़ा औपचारिक बैठक हुई थी। हुँ। वो बैठक क्या हुई थी, एक डिनर पे मैं गया था, वहाँ उससे थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई। तो वो इम्प्रेशंस डिफरेंट थे। कोविंद जी से मेरी थोड़ी-सी लंबी चर्चा हुई उस दिन। तो मैंने पाया बहुत ही ह्यूमेन जिसे कहते हैं, क्योंकि ये एक छोटे से टीचर का मैं उनको चर्चा कर रहा हूँ और वो इम्प्रेस हो रहे हैं उनसे। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि कितना वो कंसिडरेट हैं हुँ। एक छोटे अधिकारी, कर्मचारी के अच्छे काम पर। तो मैं थोड़ा उनसे निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। सर बिकॉज़ आपने इतने सारे लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेज़िडेंट्स ओवर 4 डेकेड्स ऑफ सर्विस आपका एनवायरनमेंट हुआ वर्क करने का एक अनुभव हुआ। सो व्हाट इज़ द क्वालिटी जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए नेता बनने के लिए? देखिए, मेरे लिए मुश्किल होगा बताना क्योंकि मैं खुद पॉलिटिशियन नहीं हूँ। हुँ, लेकिन एज़ अ सिविल सर्वेंट अगर मुझे किसी नेता के साथ काम करना हो, हुँ। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकता हूँ मैं ऐसे पॉलिटिशियन के साथ काम करना बिल्कुल चाहूँगा सर, कौन-सी ऐसी और क्वालिटी वो हो सब क्वालिटीज़ मैंने कल्याण सिंह जी में देखी। नेम द क्वालिटी सो दैट हमारे और व्यूअर्स जिससे नंबर 1 डिस्पाइट बीइंग अ पॉलिटिशियन ही वाज़ ऑनेस्ट। अच्छा, कल्याण सिंह वाज़ वेरी ऑनेस्ट। इन द फर्स्ट टेन्योर आई कैन वाउच फॉर इट। अच्छा। आई हैव इन मैंने अपने पुस्तक में ऐसे दृष्टांत दिए हैं, जो क्लियर रूप से स्थापित करते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट थे। हुँ, बात का मुझे नहीं पता, कई लोग अलग किस्से बताते हैं मुझे। मैंने कहा मैं तो उतना ही लिखा जितना मैं था उनके साथ। हुँ।
दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, हुँ, संवाद। हुँ, आप अपनी बात कितना स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मोदी जी में भी क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल हुँ, स्पष्ट रूप से, जो कहना है स्पष्ट कहते हैं, वो हुँ, कल्याण सिंह जी में थी। तीसरा, आप एज़ अ टीम लीडर यानी कि आप सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं। अगर आपसे किसी से मतभिन्नता है, असहमति है, तो उसको चुप नहीं कर रहे हैं, उसको भी प्रेरित कर रहे हैं अपनी बात कहे और उसका बुरा ना माने। हुँ, मैंने कल्याण सिंह जी के साथ देखा कि लोग अपनी बात स्पष्ट रूप से कहते थे और प्रेरित करते थे लोगों हुँ, को अपनी बात कहें। और उन्होंने मुझसे एक दिन कहा भी कि मैं सुनता इसलिए हूँ कि अंततः निर्णय तो मुझे ही लेना है। और एक दृष्टांत मुझे याद है जो उन्होंने बाद में मुझे बताया था, हुँ, जो हुँ, इस बात को बताता है कि वो हर मत सुनते थे। हुँ, मैं नया-नया डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बना था। सुबह के टाइम पे मैं जाता था उनको बताने के लिए कि मीडिया में क्या आया है, हुँ, एज़ डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो उस दिन जब मैं पहुँचा तो उस समय मुख्य सचिव और डीजीपी वहाँ खड़े थे हुँ, और मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी उस समय थोड़ा नाराज़ लग रहे थे। हुँ, नाराज़गी इस बात पे थी कि एक बाय इलेक्शन होना था इटावा में, हाँ, उनकी 7 मीटिंग लगा दी थी हाँ, और वो उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। हुँ, तो नाराज़ ये हो रहे थे कि कैसे लगा दी 7 हुँ, मीटिंग, मेरी हुँ, 2 मीटिंग कैंसल कर दो। हुँ, तो दोनों डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनसे सहमत हो रहे थे, हाँ सर आपकी तबीयत हुँ, ठीक नहीं, आप हुँ, नहीं जा सकते। हुँ, मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने उनसे कहा कि सर वैसे तो आपका ये राजनीतिक प्रकरण है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व मैं जिलाधिकारी था, हुँ, तो जब चीफ मिनिस्टर आता है कहीं पर तो बड़ा उस पे लोग उसको एनकरेज करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, एक्सपेक्टेशन होती है, हाँ, एंटिसिपेशन होती है। तो सर आप चाहे बोले नहीं लेकिन जाएँ ज़रूर वहाँ पे। हुँ, हुँ, जैसे ही मैंने कहा तो चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मारने लगे चुप रहने के लिए। कल्याण सिंह जी ने भी मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या आप समझते हैं मैं जा सकता हूँ? और फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि और जोरों के कोनी मारने लगे चीफ सेक्रेटरी मुझे। मैंने कहा साहब मेरी राय ये है बाकी आप जैसा ठीक समझें। मैंने कहा फिर कोनी जोर के मुझे मारने लगे। उसके बाद 10 सेकंड तक कोई नहीं बोला, फिर कल्याण सिंह जी मेरी तरफ घूमे और बोले, "हाँ, अनिल जी आप सही कह रहे हैं।" जैसे ही उन्होंने कहा सही कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत कोहनी वापस ली, बोले, "हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहा है।" ये चीज़ कल्याण सिंह जी को याद थी। अब ये बात वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, जो लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है, हुँ, तत्पर है। हुँ, वो सुनते थे, यही ऐसा प्रकरण नहीं है, कई प्रकरणों में वो अपने मत से भिन्न मत को एनकरेज करते थे लोगों को और निर्णय वो खुद लेते थे। तो बड़े डिसाइसिव थे, इफेक्टिव थे। हुँ, ऑनेस्ट थे, हुँ, कम्युनिकेटिव थे। ये ट्रेट्स एक लीडरशिप में होने चाहिए। उनको पता था कि हम अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करें। और बाद में तो ही लेफ्ट द पार्टी बीजेपी पार्टी छोड़ दी उन्होंने। देखिए, फिर मैंने कहा ना आपसे, हुँ, मैं अपनी बात जो मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ। हुँ, बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने कई कहानियाँ बताई, हुँ, हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ बहुत ही बढ़िया था। हुँ, इनफैक्ट मैं तो इतने उनसे प्रभावित था कि उनको दिमाग में लगते हुए मैंने एक कविता लिखी हाँ, और वो मैंने उस समय उनको सुनाई जब मैं उनके साथ नहीं था। हुँ, एक किसी कार्य में उन्होंने मुझे बुलाया काम के लिए तो मैं गया, तब मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया था। तो वो खुश थे किसी बात से, जो मैंने बताया था वो ठीक बताया था। तो मैंने कहा कि साहब अब तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आपको सुनाता हूँ, मैंने आपको दिमाग में रख के कविताएँ मैंने लिखी है अपनी पुस्तकों में ये कविताएँ। समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए? उठो पथिक, उठो पथिक मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो, जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। हुँ। तो आपने ये कल्याण सिंह जी को सुनाई, मैंने सुनाई उनको। उन्होंने क्या कहा? वो तो फबक-फबक के रोने लगे। क्या रोने आपकी लगे, उनके आँसू आँख से आँसू निकलने लगे और फिर मुझसे बोले कि अनिल मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं इस प्रदेश को सुधारूँगा, पूरा अपना जी-जान लगा दूँगा इसमें। ये मेरी लास्ट मीटिंग थी कल्याण सिंह जी से, उसके बाद मेरी भेंट नहीं हुई उनसे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कल्याण सिंह जी वाज़ नो मोर। इट्स वेरी सैड वी लॉस्ट अ स्टॉलवर्ट इन पॉलिटिक्स। सर आप ट्विटर पे कई बार कहते हैं या तंज कसते हैं सब चंगा सी, हुँ, तो क्या सब चंगा नहीं सी? नहीं और ये हमें करेज होनी चाहिए कि जो सही बात है वो सही कहें, जो हुँ, अच्छा हो रहा है उसको कहें हुँ, और जो नहीं हो रहा अच्छा हो रहा है इसका भी हमें करेज होना चाहिए कहने हुँ, के लिए। हुँ, अगर हम सही को सही कहकर और उसके बाद गलत को भी सही कहेंगे, तो ये डाउट होने लगेगा जो हम सही को सही कह रहे हैं। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो मेरे विचार से अधिकारियों का दायित्व बनता है हुँ, कि वो निर्णय लेने वालों को सूचित करे कि क्या सही नहीं हो रहा है, जिससे उसमें सुधार आ सके। हुँ, तो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, हुँ, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर सब यही फीडबैक देते रहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सुधार नहीं होगा।
और मैं तो उदाहरण देता हूँ एक-एक करके कि क्या अच्छा हुआ, क्या मेरे विचार से अच्छा नहीं हो रहा है, और ये हमें करेज होना चाहिए। ये उस नेता के हित में है कि उसको बताया जाए कि क्या सही हो रहा है, क्या सही नहीं हो रहा है। अगर हम सब चंगा-सी मान के चलेंगे, तो शायद सब चंगा नहीं हो पाएगा। सब चंगा बनाने के लिए आवश्यक है कि हम बताएँ कि चंगा क्या है और चंगा क्या नहीं है, जिससे जो नहीं है, वो भी चंगा हो सके। जी, जी। अ, सर नॉर्थ और साउथ इंडिया में थोड़ी डिस्पैरिटी है। कहते हैं जो साउथ इंडिया है काफ़ी रिलीजियस है और काफ़ी प्रॉस्पेरस है और टैलेंट पूल जो है वो हमारा साउथ इंडिया में ज़्यादा है। सो हाउ इज़ साउथ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड हाउ कैन नॉर्थ इंडिया मेक इन इटसेल्फ जो उनके नेगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव करें और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव करें और वाइस वर्सा? सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि सत्य है, सत्य क्या है? कि डिफरेंस है। अच्छा। हम पहले मानते ही नहीं है। हुँ, देखिए, हम अपनी कमी जब तक, या अपनी कोई मिस्टेक या कमी जब तक मानेंगे नहीं, तो सुधारेंगे कैसे? हुँ, हुँ, और हम ये मान के चलेंगे कि हम ही सुप्रीम है, तो सुधार तो कभी होगा नहीं। हुँ, तो पहली चीज तो ये मानना पड़ेगा कि स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक आंकड़े बताते हैं हुँ। कि सदर्न स्टेट्स ज्यादा प्रॉस्परस हैं, हर इकोनॉमिक, हर सोशल इंडिकेटर में। अच्छा। साउथ इज बेटर देन नॉर्थ नाउ। हुँ, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम समझे कि वो क्यों है, हम क्यों नहीं है। हुँ, क्योंकि किसी समस्या के समाधान के लिए पहली चीज उस समस्या को मानना पड़ेगा। जो आपने कहा ना, सब हुँ, चंगा सी, वो यही है कि आप समस्या मानेंगे ही नहीं है, हुँ, तो हुँ, सुधारेंगे कैसे? हुँ, तो पहला स्टेप ये होता है। फिर जब आप ये समझ लेंगे और ये मान लेंगे कि समस्या है, तो उसका कारण समझेंगे। हम नॉर्मली कारण नहीं देखते। जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हुँ, अगर हम उसको पटाखों के माध्यम से नीचे, कारपेट के नीचे डालते रहेंगे और लोगों को सब्ज बाग दिखाते रहेंगे, तो सुधार नहीं होगा। हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई समस्या है, अगर आर्थिक रूप से उतना समृद्ध नहीं है नॉर्थ, तो हम समझे क्यों नहीं है, हुँ, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप ये कार्य करें कि जैसे साउथ ज्यादा समृद्ध हुआ है, क्या नॉर्थ हो सकता है? अब ये चर्चा एक लंबी हो सकती है हुँ, कि कैसे होगा, लेकिन ये तभी हो सकती है चर्चा जब आप पहले मानेंगे कि ये समस्या है। हुँ, मुझे कभी-कभी ये लगता है, जो आप मेरे ट्विटर की बात कहते हैं, कभी-कभी मुझे लगता है कि आदमी सुनने को ही नहीं तैयार है कि समस्या क्या है। हुँ, वो कहता है कुछ समस्या है ही नहीं, सब बड़ा बढ़िया चल रहा है। हम प्रथम हैं इसमें, हम प्रथम हैं इसमें। बहुत अच्छा है। हुँ। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन जो नहीं हो रहा है, हमें दम होना चाहिए कहने के लिए ठीक नहीं हो रहा है, और उसमें फिर सुधार का प्रयास करना चाहिए। हमें तो लगता था सिर्फ़ साउथ इंडिया मूवीज़ में बहुत अच्छा है हम लोगों से, नॉर्थ इंडियन मूवीज़ या बॉलीवुड से। तो इसके अलावा भी इंडिकेटर्स हैं। आप कोई इंडिकेटर उठा उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिक, सोशल इंडिकेटर्स, हुँ, हुँ। ज़्यादातर में साउथ बेहतर है। और करप्शन में, वहाँ पे भी खबरें आती हैं। देखिए, ये खबर, उसमें कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं है। हुँ, तो ये गेसवर्क हो सकता है, यहाँ करप्शन कम है, ज़्यादा है। कई लोग कहते हैं वहाँ कम है, ज़्यादा है। लेकिन जो इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स हैं, उसके तो तथ्यात्मक आंकड़े हैं कि वहाँ पे एजुकेशन को जो बल दिया गया, हुँ, वो शायद नॉर्थ में नहीं दिया गया। तो हमें समझना पड़ेगा क्यों नहीं दिया गया। हेल्थ इंडिकेटर साउथ के बेटर हैं, तो हेल्थ में क्या किया साउथ ने जो हुँ, नॉर्थ ने नहीं किया? हुँ। हमें इनको समझ के फिर सुनियोजित ढंग से समस्या का समाधान करना होगा। अगर हम मारपीट करेंगे कि नहीं साहब आप गलत कह रहे हैं, साउथ में नहीं है, तो फिर चर्चा ही खत्म हो जाएगी। फिर इसी बात पे बहस होगी, साउथ में है या नहीं है। हमें सीखना चाहिए एक-दूसरे से। सर। किसी भी प्रदेश में अच्छा कार्य हो रहा है, आप देखिए आज की तारीख में उड़ीसा में कितना हुँ। सुधार हो रहा है। पहले उड़ीसा कितना बैकवर्ड होता था। अब हमें समझना चाहिए ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कर सकते हैं? ये सब चर्चा का विषय होना चाहिए। सर बिकॉज़ आपने सबके ऊपर कुछ ना कुछ बोला है और एक पूरे जॉनरे ऑफ पॉलिटिक्स ईयर्स का 30-40 ईयर्स का कवर किया है, जो और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक इट एक्ट्स एज़ अ गाइड और एज़ अ रेफरेंस बुक टू व्हाट हैपेंड ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, है ना? परंतु यू हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट राहुल गांधी, सो डिड यू एवर गेट अ चांस टू मीट राहुल गांधी? No, I never met Rahul Gandhi, so I have not mentioned about him. ओके, ओके, When I had met him, I would have written about him, ओके as simple as. एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग मेट द चेयरपर्सन ऑफ यूपीए, मिसेस Oh सोनिया yes, I गांधी? had one meeting with her. अच्छा, अच्छा, I've written about it. अच्छा. I've written about it in my book So how also. was the experience of meeting Sonia It was Gandhi very ji? good. She's a very, she has a very august presence. हुँ, She doesn't speak much, speaks अच्छा, a lot of sense whenever she does. अच्छा, Very patient listener, very observant. हुँ, That was one meeting, that was my impression when I made a presentation on RSBY. हुँ, जब मैंने उनको प्रेजेंटेशन किया एज चेयरमैन एनएसी, हुँ, बड़ी प्रभावित थी वो उससे, हुँ, प्रेजेंट जो हम कर रहे थे आरएसबीवाई में। हुँ, और मैंने उनको ये भी बताया कि साहब 3 राज्य ऐसे हैं जो जहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा राज्यसभा में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में, हुँ, और तीनों में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। हुँ, हुँ,
तो उनको थोड़ी परेशानी दिखी, मुझे ऐसा लगा परेशान थी। हुँ। अगले दिन सब स्टेट से मुझे फ़ोन आने लगे, भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो मैं प्रभावित था उनसे। क्या उसमें छत्तीसगढ़ भी था सर? छत्तीसगढ़ तो बहुत अच्छा काम कर रहा था उस समय। अच्छा, छत्तीसगढ़ तो उस समय रमन सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रहा था हुँ, छत्तीसगढ़। okay, okay. So yes, I think we have covered everything, and thank you so much for giving us the time, sir. And you're very kind and very generous, and you sit with a lot of dignity, and we are very thankful. And कहते हैं जाने अनजाने में हमारे जो बड़े होते हैं कुछ ना कुछ सिखाते हैं, एंड आपसे जो आज मेरा अनुभव हुआ, एंड आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम यू। इट्स लाइक कहते हैं मैं ये गलती बार बार कर रहा था लाइफ में, है ना? और जो आपने मुझे कहा कि यू शुड हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी कम्युनिकेटेड, आई विल टेक इट एज अ लाइफ लेसन। और कहीं ना कहीं आपने मुझे सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।